वंदे मातरम। आइए पॉजिटिव सॉन्ग से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जी हाँ, तो संडे का दिन है और ये आप लोगों ने सुना सकारात्मक सॉन्ग, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगस्त का महीना आ गया है और अगस्त के महीने में देशभक्ति की भी बात होनी चाहिए। और वैसे राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत 6 साल से हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस पे जय हिंद जय भारत होता है, इस बार भी होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो कोरोना का समय है, इसमें देशभक्ति कार्यक्रम वेबिनार के रूप में किया जाएगा और आप लोग जुड़ेंगे, ऐसी आशा है। रंगारंग कार्यक्रम की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देशभक्ति के कार्यक्रम होंगे, आरजेएस स्टार सिंगर्स को इनवाइट किया गया है और क्विज़ का प्रोग्राम भी रखा गया है। क्विज़ के प्रोग्राम में आप जानते हैं कि बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चे परिवार के आएंगे तो उनको जनरल नॉलेज की जानकारी जो है वो वेबिनार में दी जाएगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज़ किया जाएगा और इसके बाद आप सभी को क्विज़ का क्वेश्चन जो होगा वो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो भेंटकर्ता जिन महापुरुषों के नाम पे अवार्ड घोषित किए हैं उनके ऊपर ही आधारित ये, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, बहुत सारे देशभक्त लोग हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। तो सभी राज्यों के महापुरुषों की कोशिश होगी कि हम लोग वो करें उनकी। और आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव जो है वो ध्यान रखें, फेसबुक लाइव जो है 3 दिन हफ्ते में किया जा रहा है, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे 8 PM टिल 15 अगस्त। तो इसमें वीडियो संवाद आप लोगों के साथ किया जाता है। आप लोग जब जुड़ेंगे तो आपके जब ज्वाइन करने के लिए आएगा ऑप्शन तो आपसे बातचीत होगी, यानी कि आपके जो विचार हैं वो इस मंच पर सुनाए जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना भेजेंगे रिक्वेस्ट तो आपको ज्वाइन करना, मेन उद्देश्य है कि आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स से सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत बातचीत करना और उनके विचारों को इस प्लेटफॉर्म पे स्थान देना। यही उद्देश्य है इस फेसबुक लाइव का, जो कि हफ्ते में 3 दिन लगातार जो है चल रहा है। 15 अगस्त तक अभी फ़िलहाल इसको रखा गया है और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो बीच बीच में कुछ जानकारियां जो बहुत ज़रूरी होती हैं, ख़ास करके हमें जानना चाहिए कि आज का दिन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, किन की जयंती है, किन की पुण्यतिथि है। इन सब चीज़ों के बारे में भी फेसबुक लाइव में चर्चा हम लोग करते हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी भी देते हैं। इसके साथ साथ आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर के रूप में या आप सब जानना भी चाहते होंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या हुआ, तो उसकी भी जानकारी दी जा रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आज 10वां दिन था और भारत ने आज अपने खाते में एक और पदक जोड़ लिया। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। उन्होंने चीन की बिंग जियाओ को हराकर ये कारनामा किया। भारत के खाते में अब 2 मेडल हो गए हैं। बॉक्सिंग में भी एक पदक पक्का हो गया है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन
बोर्गोहेन सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। वो ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वो 4 दशक बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। पीवी सिंधु जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और पीवी सिंधु से अब सभी लोगों को काफ़ी गर्व हो रहा है कि एक पदक आज जो है वो मिला भारत को। तो पीवी सिंधु जी ने जीत के बाद का कुछ फ़ोटो है वो आपको शेयर करते हैं। पीवी सिंधु जी वहीं से डायरेक्ट वहाँ का फ़ोटो है ये। इसके साथ साथ एक और फ़ोटो है पीवी सिंधु का, वो भी आपको शेयर करते हैं। ये है, ये शक्ति जो है हाथ उठाकर आप देख रहे हैं। पीवी सिंधु ने सभी भारतीयों को गर्व का अनुभव कराया है। इनको बहुत बहुत बधाई हो। पीवी सिंधु ने बहुत ही अच्छा वो किया और टोक्यो ओलंपिक का इतिहास रच दिया। उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया और सिंधु ने चीन की विंग जियाओ को सीधे गेम में 21-15 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। और पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो इस तरह से बहुत बहुत बधाई। घनश्याम तिवारी जी को भी वंदे मातरम। तो ये बात थी टोक्यो ओलंपिक की। 1 अगस्त आप जानते हैं, 1 अगस्त के बारे में पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता सेनानी 1882 में जन्म हुआ। कमला नेहरू भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, उनका जन्म 1 अगस्त 1899 को। और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद निसार का जन्म 1 अगस्त 1910 को हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 को हुआ था। मीना कुमारी फिल्म की अभिनेत्री जो है 1932 में 1 अगस्त को जन्म हुआ। पुण्यतिथि है 1 अगस्त 1913 में देवकी नंदन खत्री, हिंदी के महान और प्रथम तिलस्मी लेखक, जो चंद्रकांता संतति बहुत ही रहस्यमय उपन्यास है, लेकिन गांव-गांव में लोग उसको पढ़ते थे। तो देवकी नंदन खत्री इस तरह से फेमस हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। 1920 में बाल गंगाधर तिलक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी, लाल बाल पाल जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो 1920 में आपकी पुण्यतिथि है 1 अगस्त। प्रसिद्ध तबला वादक पंडित कंठे महाराज का निधन 1 अगस्त 1970 को हुआ था। 1999 में NC चौधरी, बंगाली और अंग्रेजी लेखक, उनका जो है पुण्यतिथि। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी का निधन 1 अगस्त 2000 को हुआ था। और भारतीय राजनेता हरकिशन सिंह सुरजीत का निधन 1 अगस्त 2008 को हुआ था। अब आइए, लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है तो याद करते हैं। लाला लाजपत राय जी की जयंती 23 जुलाई 1856। तो लाला लाजपत राय जी ने देश को आज़ाद करने में अपनी कुर्बानी दी, इनको हम लोग नमन करते हैं। और इनके बारे में अगर जानना चाहें आप तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था और मूल नाम इनका केशव गंगाधर तिलक था। और भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें जो है ना, ब्रिटिश अंग्रेज जो है, उनको भारतीय अशांति के पिता कहते थे। और उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक जो प्राप्त हुआ है वो लोगों के द्वारा एक नायक के रूप में प्रदान किया गया था। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये ही उनका नारा था और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये उनका कहना था। और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था ये नारा आज़ादी के आंदोलन में। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक करीबी संधि बनाई, जिसमें विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और B.O. चिदम्बरम थे। तो लाल बाल पाल जो कहा जाता है, तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक के, यही लाल बाल पाल के रूप में फेमस हुए। अब देवकी नंदन खत्री जी रहस्यमय जो लेखक हैं, ये चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी इस तरह की रहस्यमय जो रचनाएं देवकी नंदन खत्री जी ने की। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, देवकी नंदन खत्री जी की। तो बस एक थोड़ी सी यादें हो जाती हैं। देवकी नंदन खत्री जी को हम लोग याद कर रहे हैं
और चंद्रकांता संतति गांव-गांव में लोग पढ़ा करते हैं, इतना फेमस हो गए थे और इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन करने के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी। तो बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्म, अय्यार, अय्यारी जैसे शब्दों का हिंदी भाषियों के बीच बड़ा लोकप्रिय बने हैं। तिलिस्म, अय्यार, अय्यारी, जितने हिंदी पाठक उन्होंने देवकीनंदन खत्री ने उत्पन्न किए उतने किसी और ग्रंथकार ने नहीं किए, ये कहना है। तो आज पुण्यतिथि पर उनको नमन है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती 1 अगस्त 1882 में जन्म हुआ था। तो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। तो देखिए, यही सब भारत के महापुरुष हैं, और इनको गली मोहल्ले के बच्चों से पूछिए कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में जानते हैं क्या, नाम सुना है, तो शायद आपको निराशा होगी। और उसकी वजह यही है कि भारतीय समाज जो है वो इन लोगों से कटता जा रहा है, धीरे धीरे कटता जा रहा है। स्वयं बड़े लोग जो हैं वो भी कटते जा रहे हैं। बचपन में कभी वैसे संस्कार मिले होंगे तो उन लोगों के बीच निश्चित रूप से वो चीज़ें हैं। उसको बस सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत जो है, जो अंदर सुसुप्ता अवस्था में चीज़ें हैं उसको जगाने की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। और बाकी इसका कोई मंजिल नहीं है, सकारात्मक भारत आंदोलन का कोई मंजिल सचमुच में नहीं है, क्योंकि मंजिल तो उसकी होती है ना जो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो सकारात्मक भारत और सकारात्मक संस्कार जो है ये तो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलने वाली चीज़ हैं। एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, तो सकारात्मक भारत आंदोलन चरह बेती है। और उसी के अंतर्गत ये फेसबुक लाइव जो है वो 3 दिन हफ्ते में आप लोगों के साथ किया जाता है, ताकि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में, आप लाला लाजपत राय जी के बारे में, इन लोगों के बारे में, देवकीनंदन खत्री साहब के बारे में, तो इन लोगों के बारे में धीरे धीरे हर दिन कोई ना कोई ऐसे जन्मदिन होते हैं तो एक इवेंट हो जाता है, एक हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और यही इसी चीज़ को प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है, इसी चीज़ को समाज में ले जाने की ज़रूरत है। और इससे क्या होगा कि समाज के अंदर जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका बीजारोपण होगा, और जब ऐसे अच्छे लोगों का बीजारोपण होगा तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छी भावना, अच्छी सोच, अच्छे लोगों की जब चर्चा होगी तो समाज अच्छा बनेगा। यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। तो बात कर रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी की, तो हिंदी भाषा को के लिए काफ़ी समर्पित थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को पुरुषोत्तम दास टंडन जी भारत की राजभाषा का स्थान दिलवाने के लिए बहुत योगदान दिए। 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। और वे जन सामान्य में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, इस तरह से ऐसा प्रशासक जो ऋषि के समान सत्य कार्य में लगा हुआ हो, उस नाम से प्रसिद्ध हुए। और कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला ध्येय था, यानी स्वतंत्रता सेनानी थे वे। हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते थे। हिंदी को देश की आज़ादी से पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे, और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का ये हिंदी को प्रश्रय देते थे। और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने के लिए हिंदी ज़रूरी है। और टंडन जी का राजनीति में प्रवेश हिंदी के प्रेम के कारण हुआ था। और 17 फरवरी 1991 को मुजफ्फरपुर के 17वें वार्षिक उत्सव में उन्होंने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार भी किया था। यानी हिंदी प्रेम अगर देखना है तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जीवनी को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आइए, पुण्यतिथि है अली सरदार जाफरी साहब का, जो कि उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और उन्हें 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अली सरदार जाफरी साहब, और आप रहे अली सरदार जाफरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, जाफरी। मुख्य रचनाएं परवाज़, नई दिल्ली को सलाम, खून की लकीर, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, मेरा सफ़र। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। अपने चिंतन के कारण अली सरदार जाफरी साहब का झुकाव वामपंथी राजनीति की ओर हुआ और वे कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। राजनीतिक उठापटक का नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और उन्होंने कई रचनाएं जेल की शिकंजों के पीछे रह कर लिखी। तो इस तरह से लोग जो है वो अपनी जो भी इच्छा होती है उसको समय मिलने पर पूरा करते हैं। उस तरह से अली सरदार जाफरी साहब को आज हम लोग याद कर रहे हैं। नीरज चंद्र चौधरी, इनकी जो किताब है वो
ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये बहुत ही फेमस हुई थी और इन्होंने लिखा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नीरज सी चौधरी कहते हैं, नीरज चंद्र चौधरी पूरा नाम था। और 1 अगस्त 1999 पुण्यतिथि 1 अगस्त है। बंगाल के एक प्रसिद्ध विद्वान और अंग्रेजी लेखक थे और नीरज सी चौधरी। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत। और ये अंग्रेजी के लेखक थे, बंगाल के विद्वान, और इनके द्वारा रचित एक जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में उन्हें सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से ये जो जानकारियाँ हैं ये सबके लिए ज़रूरी हैं, जानना चाहिए आज के बारे में। और आप जानते हैं कि 2 अगस्त है तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो लोग जुड़े हैं अगर वो भेजते हैं अपना ज्वाइन करने के लिए तो उन लोगों को हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, जो भी उनके विचार हैं उसको सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत लेकर आएंगे। तो ये बातें हैं। इससे पहले हम शांता कुमार जी की चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि शांता कुमार जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हैं वो बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व हैं और सभी लोग मानते हैं उनको। शांता कुमार जी साहित्यिक व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, किताबें वगैरह लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो उनकी जो फेसबुक पे आया उसको आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने स्थान दिया और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही जो सकारात्मक भारत आंदोलन को एक तरह से समर्थन दिया है। तो हम आप लोगों को निश्चित रूप से आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, शांता कुमार जी का जिक्र करना चाहेंगे। और शांता कुमार जी की सोच जो है वो सकारात्मक भारत आंदोलन की सोच है। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने उनके सोच को समर्थन दिया और मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है, इसीलिए हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, यही गीता का संदेश है। शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। तो बड़ी अच्छी तस्वीर भी है। शांता कुमार जी की पत्नी का नाम संतोष है और बहुत ही एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसको शांता कुमार जी ने निभाया। अब संतोष जी नहीं है इस दुनिया में। दुख किसके जीवन में नहीं होता, सुख दुख प्रकाश अंधकार जीवन और मृत्यु सदा साथ साथ रहे हैं और हमेशा साथ साथ रहेंगे। हमें भी इनके साथ ही जीना सीखना होगा। सोच सकारात्मक रहे तो कठिनाइयों में भी जीवन पुष्प मुरझाता नहीं, खिलता रहता है। तो इस तरह के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिज्ञ अगर इस तरह के विचार देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सकारात्मकता है वो लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि उनके अपने रेंज हैं। अगर इस बात को उन्होंने लिखा है, अपने सोशल मीडिया पर डाला है, उन्हीं की लाइन को कोट कर रहे हैं, मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है। यानी आज जो कुछ भी मनुष्य है वो अपनी सोच का ही परिणाम है, इसीलिए हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, यही गीता का संदेश है। शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, ये उनके लाइन लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और आज की ही लाइन है ये 1 अगस्त 2021 शांता कुमार जी की लाइन है, जो आज के डेट में वो लिख रहे हैं, जो ये चीज़ लिख रहे हैं हेडलाइन में। अब ये शांता कुमार जी के अपने नेटवर्क हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मक भारत आंदोलन को ये सोच जो है बल दे रहा है। आने वाले दिनों में ये भविष्यवाणी है कि आने वाले दिनों में सारे राजनीतिज्ञ नहीं तो कम से कम एक धारा बहेगी जिसमें कि राजनीतिज्ञ सकारात्मक राजनीति की ओर मुड़ेंगे, नहीं तो संन्यास लेंगे। संन्यास लेना पड़ेगा, या फिर क्योंकि जनता इतनी जाग चुकी है, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं, इसलिए अब सारी चीज़ें पारदर्शी हो जाएंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि उसी लाइन पर हम लोग चल रहे हैं। उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि नई नई बातें भी करें। सकारात्मक भारत आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ है और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शांता कुमार जी की जो बात कर रहे थे और उनकी एक फाइल फ़ोटो भी है, इस तरह के बुक लॉन्च, मतलब साहित्यिक रुचि के और राजनीतिज्ञ हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान। अच्छा, एक लाइन और भी उनकी लिखी हुई लाइन को आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, नकारात्मक सोच जीवन को पूरी तरह अंधकार में डुबो देती है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पास होता है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता है उसके लिए छटपटाते रहते हैं। ये शांता कुमार जी की लाइन है, ये शांता कुमार जी की लाइन है जो पूर्व मुख्यमंत्री। और यही नहीं, ये तो एक सोच की बात शांता कुमार जी ने की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ी बात उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले किया था, जिसको कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने स्थान दिया। शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश,
उनकी ये लाइन है, जिस देश में 19 करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोने पर विवश हैं, उस देश के नेताओं और अधिकारियों को इतनी सुविधाएं, वेतन और पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। शांता कुमार जी, शांता कुमार जी, ये उनकी लाइन है। वो कहते हैं 2-2, 3-3 पेंशन लेने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा देश इतना गरीब है तो कम से कम इतना ही खाओ। वो खुद भी कहते हैं कि हमें इतना कुछ मिलता है, हम लोगों में बांट देते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इंसान को इतनी ज़रूरत नहीं है। ये हवस है, ये पैसे के पीछे भागने की हवस है, और वहाँ से फिर समाज में समस्याएं पैदा होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ही इसका एक समाधान है, पैसे का भी डिसेंट्रलाइजेशन ही इसका समाधान है। और शांता कुमार जी सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, और चूंकि फेसबुक फ्रेंड हैं इसलिए ये चीज़ें वहाँ से आ जा रही हैं, और जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोग आप लोगों तक पहुँचाने को ही अपना सकारात्मक भारत आंदोलन बताते हैं। जैसे कि कल ग्वालियर से आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए आप जानते हैं प्राण सिंह माथुर जी, उन्होंने पोस्ट किया अपने नर्सरी की चीज़ों को, हरियाली को, और उसमें लिखा उन्होंने कि प्रकृति को बचाने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म दिया आरजेएस का, आरजेएस पे मीडिया पे अपलोड भी किया हम लोग, हम उसको अपलोड किया गया। मतलब हम लोगों की जितनी क्षमता है, जितनी कोशिश है, हमारे पास जितने संसाधन हैं, वो हमारे आरजेएस फैमिली के काम में आए, यही उद्देश्य है, यही सकारात्मक भारत आंदोलन है। तो अभी लोग जुड़े हुए हैं, मैं अभी सुरजीत सिंह दीदेवार जी को सीधा ही, बहुत ही अच्छा, सुरजीत सिंह दीदेवार जी जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं और आरजेएस फैमिली के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभियान जो चल रहा है स्वयं का स्वामी बने, तो हम लोग, जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम सर। बहुत ही अच्छा। अभी शांता कुमार जी की चर्चा हो रही थी। शांता कुमार जी ने गीता का संदेश दिया है कि सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। उन्होंने ये हेडलाइन बनाया है, बड़ी खुशी हुई, उसको आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने स्थान दिया। शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री, और इस तरह की बात वो कहते हैं अपने दूसरे पोस्ट में जो 2-4 दिन पहले आया था, उसमें वो कहते हैं कि इतने करोड़ लोग भारतीय भूखे सोते हैं, तो राजनीतिज्ञों को जो पेंशन और इतनी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, 2-3 पेंशन भी कई लोगों को मिलती है, तो ये उचित नहीं है। उनको जीवन यापन करने के लिए जितना मिलना चाहिए उससे बहुत ज्यादा सरकारें दे रही हैं, भारत दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना है आपका? ये एक विचार है, मगर मेरा विचार थोड़ा सा हमेशा ही दूसरी दिशा का होता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे देश में इतना अनाज होता है, इतना अनाज होता है कि हम दूसरे देशों का भी पेट भर सकते हैं। तो ये जो राजनेता को फैसिलिटी दी जा रही है वो एक अलग विषय हो सकता है, मगर मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप फैसिलिटी ले रहे हो, अगर उसका दायित्व 100% नहीं हरा रहे, आप नहीं कर रहे, तो आप फैसिलिटी छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको ये किसी ना किसी तरह बदहजमी होने वाली है, ये बात को मान लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इन नेताओं को कुछ नहीं करना है। अगर हम 6-6 लाइन की बड़े बड़े पुल बना सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं और बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, और जिनको आज नहीं तो कल पूरा करेंगे ही, सिर्फ हम वितरण प्रणाली को सही कर लें, सिर्फ अपने भीतर ये कर लें, वितरण प्रणाली सही हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई भूख से मरेगा। भूख से मरने के लिए कम से कम उसे 15 दिन भूखा रहे तब मरेगा कोई। और 15 दिन के अंदर क्या 2 दिन के अंदर भी अगर चाहेंगे तो पूरे देश को अनाज सही तरीके से वितरण प्रणाली से दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे सरकार के पास पूरे अरेंजमेंट है। अगर चिट्ठी जो है एक एक घर में जा सकती है, पुराने जमाने में, आज तो उसका समय खत्म हो गया, जब एक एक चिट्ठी किसी गांव में जा सकती थी, तो वितरण प्रणाली से वो राशन क्यों नहीं जा सकता। हमारा उद्देश्य के अंदर हमें उसमें देखना है कहाँ कमी रह गई है। हमें बिजली पहुंचाना या गैस का सिलेंडर देना और शौचालय बनाना अगर हम उसको कर सकते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते। वो हमें अपने उद्देश्य को देना है। और अगर मैं अपना उद्देश्य पूरा कर रहा हूं और मुझे सरकार फैसिलिटी दे रही है, तो मैं उसके साथ उचित कार्य कर रहा हूं। अगर मैं फैसिलिटी ले रहा हूं और अपना दायित्व नहीं निभा रहा, तो ये मैं कहीं अनुचित कर रहा हूं। ये हर राजनेता या हर व्यक्ति या हर ब्यूरोक्रेट अपने आप से सोचे। और ये मुट्ठी भर है, कितने होंगे, 500, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख अगर पूरे एम्प्लॉय जिनको फैसिलिटी दी जा रही है, ये ईमानदारी से करें तो 150 करोड़ जो 130-135 करोड़ है, ये सुख सुविधाओं से रह पाएंगे। और जानिएगा कि जब तक गरीब आदमी अपना पेट नहीं भरेगा, हम फैसिलिटी के ऊपर नहीं जा सकते। हमारे पीछे जो डर है, जो कमी है, ये उसी है। विदेशों के अंदर पहले इन चीजों को दिया गया,
तभी राष्ट्र ने उन्नति करी है। अगर हमें राष्ट्र की उन्नति करनी है तो इनको सिर्फ फर्स्ट एड के ऊपर खाना दिया जाए, उसके बाद खाना मत दो, उसके बाद इन्हें उन 2 हाथों का इस्तेमाल करने के लिए काम दो। ये परिणति होनी चाहिए। और रातों रात सबको काम नहीं दिया जा सकता, मगर उसको उद्देश्य के ऊपर चलेंगे तो हर, जैसे एक स्कूल का बच्चा है, जब 5वीं का बच्चा पहली क्लास को पढ़ा सकता है, तो वैसे ही जो घर के अंदर है दूसरे को भी अपना हुनर सिखा सकता है। ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर कमजोरी हो चुकी है कि बड़े का बेटा, एक मोची का बेटा जो जूते बनाता है, वो जब पढ़ जाता है तो अपने पिता का व्यवसाय छोड़कर वो नौकरी में लग जाता है। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि अपने पिता का जो घर से आपको व्यवसाय मिला है उसमें उन्नति करें, एक के साथ 10 को अपने गांव के लोगों को भी उस कार्य दे दें। अगर आपको किसी भी तरीके से रिजर्वेशन के अंदर आपको पढ़ाई के लिए मौका मिला है तो उस मौके का आप स्वार्थ अपने नहीं करें, अपनी जिस वजह से आपको मिला है कि देश की उन्नति के लिए आपको रिजर्वेशन दिया गया, आपके व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया। और जो व्यक्ति रिजर्वेशन लेकर व्यक्तिगत करता है तो मैं समझता हूं वो भी गुनाह और पाप कर रहा है। वो अपने समाज को उचित करे, वो उस काम को नए तरीके से दे। रिजर्वेशन का मतलब ये है, और रिजर्वेशन एक को लेके फिर मेरे ही परिवार को दे, ये भी उचित नहीं है। और मैं राजनेताओं ने, अगर जिन्होंने ये कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने, ऐसे विचार अगर सभी के हो जाए, सभी के भी नहीं, मैं 10% भी हो जाए, तो ये हमारा जीवन जो है, जो गरीब जो भूख से मर रहे हैं या हमारे राष्ट्र के अंदर जो परेशानी है, ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी। पहले पेट भरा है, रोटी कपड़ा और मकान नाम होता है। रोटी अगर भर जाए फिर आदमी अपने तन ढकने के लिए सोचता है, नहीं तो आदमी नंगन अवस्था में भी रह लेगा, मगर वो अगर पेट भर जाए और जब वो कपड़ा तन को ढक लेता है फिर छत के ऊपर ध्यान देता है, और छत होने के बाद फिर वो बाकी फैसिलिटी को देखता है। याद रखिएगा, जब राष्ट्र के नेता ये मान लेंगे कि हमने झुग्गी बना दी, झुग्गी कोई भी कहीं पे भी बना सकता है, याद रखिए झुग्गी के ऊपर फ्लोर नहीं बनता। ये राष्ट्र नेताओं का फर्ज है कि झुग्गी की जगह मकान दें, फ्लोर बना के दें, जो वो फ्लोर अंदर खुद ही सजो सुजान से कर देंगे। जिसको एक बार 4 रोटी खाने की आदत पड़ जाएगी तो दूसरी 4 रोटी के लिए काम करेगा, मुशक्कत करेगा। पूरी दुनिया ने, जो यूरोप के अंदर अगर उन्होंने तरक्की करी है तो उन्होंने पहले उनका पेट भरने की आदत डाली है, फिर पेट उन्होंने कमाने की आदत डाली है। और मेरा राजनेताओं से, किसी भी सरकार से हो, किसी भी राष्ट्र के अंदर हो, वो अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएं और इस बात के ऊपर पैसा ना इकट्ठा करें कि मुझे तुम काम करोगे। अभी गीता की बात हुई है, गीता के अंदर एक उपदेश है, वर्ल्ड वाइड मशहूर है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। उसका अर्थ आता है अगर जिस नेता ने अपना कर्म करा है फल उसे मिलना ही है। ये अब अगर वो कहीं उसने गलत काम करा है तो याद रखिएगा फल मिलेगा जरूर। अगर तुमने किसी को लूटा है और फिर उसको दान दिया है तो दान का जो फल है जिसको लूटा उसे मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम इस बात को समझ लें कि हम कहीं से भी लूट लें और थोड़ा सा दान दे दें, आपने जिन जिन को लूटा है फल उनको वापस जाएगा, आपको नहीं जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो आपको अगर कर्म करना है तो फल निश्चित रूप से आना है। पहली क्लास का बच्चा पहली पे ध्यान देता है, 10वीं पे ध्यान नहीं देता। पहली से दूसरी पे वर्तमान जो परिस्थिति है उस पर ध्यान देके वो 10वीं पास कर जाता है। आप भी आज जरूर राजनेता हैं, जो उपलब्ध है उसी को उपलब्धि भी करें, दूसरे का दोषारोपण खत्म कर दें। ये मेरा एक अपना व्यक्तिगत विचार है और जीवन के अंदर जिसने जो भी राष्ट्र ने करा है ये इन विचारों से चला है। और जैसे मुख्यमंत्री साहब की बात थी उसको मैं पूरी तरह सहमत हूँ और आगे बोल रहा हूँ। और मेरे विचार शायद किसी को कष्ट दें, और अगर कष्ट दे रहे हैं तब भी मैं कामयाब हो गया, समझ आ गया, मनन हो गया। और आरजेएस का मकसद ही यही है कि आपके पास जो गुण है आप लाइए, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप अपने गुणों को बाती करिए और उन गुणों से दूसरों को भी लाभान्वित हो सके, उनको भी शिक्षा दे दीजिए। दीदेवार भी ऐसे ही काम कर रहा है, आरजेएस भी कर रहा है। और इसके साथ जैसे जैसे अभी क्यारी के अंदर बताया, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है, अपने अपने गुण को लाइए। आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है और ऐसा प्लेटफॉर्म सौभाग्य से मिला है, तो आप अपने आप को इसमें लाकर इसके साथ जुड़िए और इस परिवार को बढ़ाइए और अपना सहयोग, अपने गुणों का सहयोग दें, अपनी विद्या का सहयोग दें। पैसे का सहयोग तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, मगर पहले आप अपने गुणों और विचारों का सहयोग दें, जब भी ये हमारा जीवन आनंद आनंद आनंद। अच्छा, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़ गए हैं, आकांक्षा जी जुड़ गई हैं और आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और घनश्याम तिवारी जी जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी जुड़ गए हैं। आप सभी का आभार है, धन्यवाद है। एक
और प्रश्न जो है कहीं पे मैं देख रहा था, आजकल सोशल मीडिया काफी सक्रिय है, तो वो नजर आया कि बचपन में जो 8-10 साल की उम्र होती है, जिस तरह के संस्कार व्यक्ति को मिल जाते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो पूरे जीवन का आधार बनता है। उसके बाद कहते हैं वो आदमी बदमाश बन गया, वो आदमी ये बन गया, लेकिन वो आदमी उस उम्र में जरूर बना, लेकिन उसका बीजारोपण जो है यही 8-10 साल की बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जो माता पिता हैं, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, या उन तक अगर ये बात पहुंचेगी तो आपका ये, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं आरजेएस स्वयं का स्वामी बने के, तो ये बचपन में ही 8-10 साल का घर घर में बच्चे होंगे। और हम लोग बच्चों को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय वेबिनार में 14 अगस्त को शनिवार का दिन है, और बच्चे आकर उसमें क्विज जो होगा, क्विज जो है हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टर पार्थसारथी थपलियाल साहब उसको कंडक्ट करेंगे, उसको संचालन करेंगे, और पहले भी 2-3 साल से वही संचालन क्विज का करते रहे हैं, लेकिन अब वेबिनार में संचालन करेंगे और बच्चों को आमंत्रित किया गया है। तो हम लोग बच्चों को भी सवाल अब ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या 8-10-12 साल की जो उम्र होती है, बीजारोपण संस्कार का उसी समय हो जाता है, या बाद में उस आदमी को बेहतर बनाया जा सकता है? ये दीदेवार हमेशा 3 नियम की बात करते हैं। एक प्राकृतिक नियम है, एक प्रकृति द्वारा मानव का व्यक्तिगत नियम है, और एक मानव के विचारों से जो समूह सहमत हो गया उन्होंने अपने समाज का नियम बनाया। प्रकृति का एक नियम है कि जब भी 7 का एक प्रकृति के अंदर बहुत बड़ा नियम है कि जब भी एक मेल और फीमेल का शारीरिक संबंध होता है तो 40 दिन के बाद वो चेतना अपना इंफॉर्मेशन देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई हूँ, और 7:40 के अंदर 7 पड़ाव के अंदर पूरा शरीर तैयार होकर उस जगत में आ जाता है। 7 का महत्व ये 7 जन्म है, ये 7 पड़ाव है, और इसी को हमने लक्की 7 भी कहा है। 7 समुंदर भी हैं, रेनबो के 7 अंक हैं, और पहले 7 साल के अंदर हर बच्चा उसे सिखाए बगैर वो अडाप्टेशन का होता है, जिस वातावरण में रहता है उसको अडाप्ट करता है सहज ही। और हम देखते हैं कि बच्चा जो है कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बोलना है, कैसा पहनना है, वो अपने उस वातावरण, जिस परिवार के अंदर उसका आगमन होता है, उसी को सहज स्वभाव करता है, और ये पूरे जीवन के अंदर उसके संग रहता है, वो हट नहीं सकता। और दूसरा 7 जो दूसरे 14 साल दूसरे 7 में पूरा होता है, तो उसके अंदर एक शारीरिक बदलाव आता है। औरत लड़की जो है उसके अंदर माता के बनने के गुण पैदा होते हैं, और जो पुरुष है लड़का है उसके अंदर पिता बनने के गुण पैदा हो जाते हैं। पुरातन समय में हमने इसी समय उनकी शादी कर दी, ये भी एक कहीं ना कहीं गलती थी। आज तीसरा 7 जो है 14 के बाद 21 साल तक, इस 21 साल के अंदर माता पिता का पूरा दायित्व है, गुरुजनों का, स्कूल का, अड़ोस पड़ोस का, समाज का होता है कि इस बच्चे का शारीरिक ग्रोथ भी और मानसिक ग्रोथ भी इतनी समझ आ जाती है तो उसे पढ़ाया भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है। अगर कहीं वो गलत है तो वो रुक भी सकता है क्योंकि अभी कच्चा है। तो ये 21 साल तक वो बच्चा पक्का हो जाता है। तो 14 से 21 तीसरे 7 साल के अंदर समाज का पूर्ण रूप से दायित्व बन जाता है। इसलिए दीदेवार कहता है कि जो बच्चा 14 साल का आए हम उसको एजुकेशन देते हैं कि वो 8वीं तक पढ़ ले, और उसके बाद उसका मानसिक रूप से उसकी इतनी समझ आ जाती है, शारीरिक गठन हो जाता है, और दोनों का काम पैरेलल करना होता है 21 साल तक। और जो बच्चा 21 साल तक तैयार हो जाता है, जीवन के अंदर अगले 7 साल में वो उसको पूर्ण करने में स्वयं ही पूर्ण करता है। ये पूरा लंबा है, कभी मैं इसके 7 के 7 पड़ाव बताऊंगा। आपका प्रश्न था कि पहले 7 साल, बिल्कुल निश्चित रूप से पहले 7 साल में वो जिस घर में रहा है उस वातावरण को अडॉप्ट कर लेता है। मैंने अभी बोला बड़े का बच्चा बड़े खुद सीख लेता है। मैंने प्रिंटिंग की थी तो मैं प्रिंटिंग सीख गया था। घर में जो बातें होती है, व्यवसायी है तो व्यवसाय की बात कर लेता है। जो डॉक्टर मम्मी पापा उनके हैं तो बच्चों को मेडिकल के अंदर आ जाता है। वो घर में उन बातों से वो अडॉप्ट करता है, उसे सिखाई नहीं जाती है। तो हमें अपने पहले 7 साल के अंदर खासकर माँ का सबसे बड़ा रोल होता है कि बच्चा अडॉप्ट करता है, इसीलिए माँ को ममता के ऊपर बढ़ाना पड़ता है। और दूसरे 7 साल के बाद बच्चे का मानसिक है, फिर पिता का रोल जो है तीसरे 7वें साल शुरू होता है। पहले 14 साल तक माँ का रोल है। अगर हम इसको डिवीजन करके परिवार में समझ लेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा बिगड़ा तो होगा नहीं, बिगड़ने के लिए चाह भी रहा है तो सुधर जाएगा। और कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल बनता है तो याद रखिएगा
वो क्रिमिनल भी बनता है तो अपने आप को सही मानता है इसलिए बन रहा है, और जो बच्चा मानता है मैं गलत हूं वो किसी के समझाने से समझ जाता है और किसी भी स्टेज में समझाया जा सकता है। आज हमारे साथ कई 60 साल के जुड़े हुए हैं, कोई 70 साल के जुड़े हुए हैं, क्या विचारों से उनके अंदर बदलाव नहीं आया? हम अपने आप से प्रश्न करें। सिर्फ बदलाव किसी भी स्टेज में आया जा सकता है, किसी जगह भी बदलाव आ सकता है, मगर उस स्टेज में समझाने का, बयान करने का सहज तरीका और विधि होनी चाहिए। ये हम आरजेएस भी काम कर रहे हैं, दीदेवार भी काम कर रहे हैं, और इसके साथ जुड़े हुए हर जो भी सहयोगी हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और ये प्रश्न निश्चित रूप से सही है कि पहले 7 साल और दूसरे 7 साल 14 साल तक बच्चे के अंदर केयर करना पड़ता है, और अडॉप्टेशन खुद करता है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो सामाजिक दायित्व हम निभा लेंगे, तभी हमारा सारा कुछ आनंद आनंद आनंद। जय हिंद सर, बहुत अच्छा। ये माता पिताओं के लिए कि मतलब उस उम्र में एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि जीवन की नींव उसी समय संस्कार जो है वो पुख्ता होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी जुड़े हुए हैं तो उनसे भी बातचीत करते हैं। जय हिंद। सुरजीत सिंह दीदेवार। जय हिंद। तो इस तरह से जो बचपन है उसको हमें ध्यान देकर चलना पड़ेगा। और एक स्टोरी कह देते हैं, 2 अगस्त जो है वो जयंती है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। बचपन में इनको भी संस्कार मिले हुए होंगे, तभी तो भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। रसायन विज्ञान के भारत में जनक हैं प्रफुल्ल चंद्र राय साहब, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहेंगे। बड़े सादगी पसंद थे, देशभक्त वैज्ञानिक थे, और उन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में स्वावलंबन के लिए बहुत ही प्रयास किया। सादा जीवन, उच्च विचार वाले उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा था कि शुद्ध भारतीय परिधान में आविष्ट इस सरल व्यक्ति को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि वो एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। यानी प्रफुल्ल चंद्र राय साहब बहुत ही साधारण रहते थे, हालांकि बहुत बड़े देश के वैज्ञानिक बने। प्रफुल्ल चंद्र राय की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उनकी आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बंगाली केमिस्ट, एक बंगाली रसायनज्ञ का जीवन एवं अनुभव के प्रकाशित होने पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखा था कि लिपिबद्ध करने के लिए संभवतः प्रफुल्ल चंद्र राय से अधिक विशिष्ट जीवन चरित्र किसी और का नहीं हो सकता है। ये स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थे, और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में बहुत ही आर्थिक सहायता दी थी। ये है प्रफुल्ल चंद्र राय जी की सादगी, सादा विचार और सादा जीवन और उच्च विचार। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे महापुरुष हम लोगों के देश में हैं जिनसे की प्रेरणा ली जा सकती है। यानी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिए, आर्थिक सहायता दी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों के लिए, उस वक्त देश को आजाद कराने के लिए। बहुत बहुत नमन प्रफुल्ल चंद्र राय साहब को। अब आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी जुड़े हुए हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कि आए 2 शब्द आशीर्वचन यहां पर दें, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने खड़ा किया है सब लोगों ने मिलकर, और बहुत ही अहम रोल रहा है दीप माथुर जी का। लेकिन नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है और भी चीजें हो सकती हैं। तब तक स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, एडिंग का ऑप्शन चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे देश के उन लोगों को जिन्होंने की इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। पिंगली वेंकैया साहब कहीं काम करते थे लेकिन गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। और ये जो तिरंगा आजकल का हम लोग देखते हैं, तो आज जन्मदिन है, 2 अगस्त जन्मदिन है, कल है 2 अगस्त पिंगली वेंकैया साहब का। पिंगली वेंकैया साहब को आप देखिए, पिंगली वेंकैया साहब इतनी महान कल्पना किया, चरखे वाला जो है दिया था, देखिए सारा चीज वही है, बस बीच में चरखा है जो कि चक्र बनाया गया आगे चल के। लेकिन कल्पना जो किया था इन्होंने 3 रंगों का, ये पिंगली वेंकैया साहब ने इस तरह की डिजाइन उसमें चरखा गांधी जी के कहने पर उन्होंने उसमें दिया था। तो ये वर्तमान जो राष्ट्रीय झंडा हम लोग देख रहे हैं वो पिंगली वेंकैया साहब का है। 2 अगस्त जन्मदिन है और 4 जुलाई इनकी पुण्यतिथि। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के टीवी तहसील के भटाला पेन मरु नामक गांव में 2 अगस्त 1878 को हुआ था। उनके पिता का नाम पिंगली हनुमंत रायडू और माता का नाम वेंकट रत्नमा था। पिंगली वेंकैया ने प्रारंभिक शिक्षा भटाला
पेनमरू एवं मछलीपट्टनम से प्राप्त करने के बाद 19 वर्ष की उम्र में मुंबई चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने सेना में नौकरी की, फौजी बने, जहां से उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेजा गया और गांधी जी से भेंट हुई थी दक्षिण अफ्रीका के बायर युद्ध में। उन्होंने जब भाग लिया था पिंगली वेंकैया साहब ने 1899 से 1902 के बीच, तो इसी बीच में वहां पर वेंकैया साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई और वे उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर जब बने थे महात्मा गांधी तो वहीं पर गए थे। वहां गिरमिटिया मजदूर रहा करते थे, उनकी सताए जाते थे, तो गिरमिटिया मजदूरों की तरफ से वकालत करने के लिए गांधी जी गए थे। तो ये भी बताना चाहेंगे कि गिरमिटिया मजदूर जो है वो धोती कुर्ता वगैरह में रहते थे, मजदूर थे, तो गांधी जी सूटेड बूटेड गए थे। तो उन लोगों ने गांधी जी को बताने से इनकार कर दिया कुछ भी, क्योंकि वो समझते थे कि ये अंग्रेजों के एजेंट हैं, वो वस्त्र विन्यास देखकर गांधी जी का। लेकिन गांधी जी ने इसको समझ लिया कि ये जब तक हमें बताएंगे नहीं तब तक हम इनका केस लड़ेंगे कैसे, इनके साथ क्या धोखा हो रहा है, क्या ज्यादती हो रही है। तो फिर गांधी जी ने कल्पना की कि अगर हम इनके वस्त्र में आ जाएं, इनकी ही तरह पहनने लगे, इनकी तरह बोलने की कोशिश करने लगे, तो शायद ये अपनी बातों को बताएंगे, तब हम इनका केस लड़ सकते हैं। तो ये गांधी जी का जो ड्रेस आया, धोती, और ये उस दक्षिण अफ्रीका में आया वहां, और दक्षिण अफ्रीका में जो काम किया गांधी जी ने, उसके बाद जब भारत लौटे तो मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में वहां दक्षिण अफ्रीका में गए थे। लेकिन वहां पर जो काम किए गिरमिटिया, तो भारत में भी उनकी चर्चा होने लगी, क्योंकि भारत से ही मजदूर जो गुलाम करके जाते थे उनको वहां काम मिलता था, यहां से जहाज भर भर के जाया करते थे, और गिरमिटिया उनका नाम वहां पर दे दिया गया था, मजदूर थे वो। तो भारत में इस बहाने गांधी जी की चर्चा शुरू हो गई कि इन्होंने गिरमिटिया के मजदूरों की बड़ी वो की, वकालत की, और उनको उनके अधिकारों को संरक्षण दिया, उनको जिताया, तो भारत में नाम हो गया। तो गांधी जी जब आए तो महात्मा बन के आ गए। यहां पर आने के बाद उनको महात्मा, और उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन, और उसके बाद जो शुरुआत गांधी जी ने किया, पूरा जीवन अर्पित कर दिया, और सारी कहानी आपकी। तो पिंगली वेंकैया की, जिनकी 2 अगस्त को जन्मदिन है, उसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जब गांधी जी से मुलाकात हो गई तो बड़े प्रभावित हुए गांधी जी के विचारों से। स्वदेश वापस लौटने पर बंबई उस समय था, अब मुंबई है, रेलवे में गार्ड की नौकरी में ये लग गए, फौजी से फिर गार्ड बन गए। इसी बीच मद्रास, जो कि चेन्नई नाम है, अब प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन व्यथित हो गया और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। वहां से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए। ये देखिए, यही दीदेवार जी अभी आकर यही चीज बताए कि बचपन में जो संस्कार मिलते हैं, वो परिस्थिति और वातावरण अगर उनको सही मिले, बड़े होने पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर बचपन में मेहनत कर दिया जाए, जो 8 से 12 साल की उम्र है, उस समय अगर बच्चों पे मेहनत कर दिया जाए, संस्कार डाल दिया जाए, तो ताउम्र जो है उस संस्कार के साथ ही जीना शुरू कर देते हैं। तो वेंकैया साहब को बचपन में संस्कार मिल गया था, और इसीलिए वो नौकरी, सेना में नौकरी किए, फिर मुंबई में आ गए और रेलवे में गार्ड की नौकरी की। लेकिन फिर सेवा करने का जो भावना थी, वो बचपन में संस्कार जो पड़ गए थे, तो फिर जब प्लेग फैला तो वो मद्रास में चले गए, उस आज के चेन्नई में, और प्लेग रोग उन्मूलन इंस्पेक्टर, मतलब लोगों की सेवा करने का जुनून जो है वो बचपन में ही पड़ता है, तब जाके लोग आपको आज दिखाई देते हैं। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही बचपन में कुछ हुआ, जिसके चलते महात्मा गांधी जो है बाद में कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हुए और जनसेवा में, अदरवाइज तो बैरिस्टर बनकर जिस तरह से वकालत होती थी उसी पेशे में वो रहते, लेकिन परिस्थितियों ने उनको, गांधी जी को बदल दिया, उनके वस्त्र विन्यास को बदल दिया, और उसके बाद उनके विचारधारा को बदल दिया। जब गिरमिटिया के साथ बातचीत करने लगे साउथ अफ्रीका में, तो उनके जीवन को देख देख कर गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा। फिर तो कस्तूरबा गांधी जी को भी ले आए, बच्चों को भी ले आए वहीं साउथ अफ्रीका में, और स्ट्रगल किए, बड़े अपने काफी संघर्ष किए गांधी जी। तो ये सब संस्कार जो है ना बचपन में पढ़ते हैं, ये बताना था। और परिस्थितियां जो है आदमी को चेंज भी करती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो बाकी और सब बातें हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजे हैं उन लोगों को ऐड कर रहे हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आप कोई भी, मुकेश भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश भटनागर जी लेखक हैं और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। आशीष पांडे जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। हरीश शर्मा जी, हरीश कुमार शर्मा जी, जय हिंद वंदे मातरम, हरीश कुमार शर्मा जी भी राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। आप सब जुड़े हुए हैं। वैसे बाकी और फेसबुक फ्रेंड्स, घनश्याम तिवारी जी जुड़े हुए हैं। सुनीता राठी रंजन जी आरजेएस फैमिली में है, वंदे मातरम लिखती हैं। तो आप लोग रिक्वेस्ट भेजिए, आप लोगों से बातचीत करना है, बाकी जानकारी देना आज के बारे में वो भी जरूरी है।
पिंगली वेंकैया साहब की 2 अगस्त को है, तो हम लोग 2 दिन की चर्चा करते हैं। आज 1 अगस्त में जिनकी थी उनकी भी चर्चा किए, और उसके बाद अब 2 अगस्त की चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों का जब तक यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अगर जुड़ जाएं तो अच्छी बात है, बातचीत होगी। पिंगली वेंकैया साहब को एक बार दर्शन कराते हैं। इस तरह के आज का वर्तमान झंडा जो है पिंगली वेंकैया की कल्पना है। पिंगली वेंकैया ने ही इस तरह के झंडे की कल्पना की थी। तो इतने बड़े महान व्यक्ति को पिंगली वेंकैया का नाम हर भारतीय की जुबान पर होना चाहिए। उद्देश्य सकारात्मक भारत आंदोलन का यही है। तो विकास झा जी भी जुड़े हुए हैं। विकास झा जी पत्रकार हैं, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, आरजेएस फैमिली में हैं। आइए आप लोगों से 2 शब्द बातचीत हो जाए तो ये हो जाएगा। अभी जो 6:30 बजे की ओलंपिक की पदक तालिका है वो आप लोगों को, ये 6:30 बजे का है, 6:59 PM आज का है। तो चाइना ने 23 गोल्ड, 14 रजत और 13 कांस्य, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 20 गोल्ड, 23 रजत और 16 कांस्य, जापान 17 गोल्ड, 5 रजत और 9 कांस्य। भारत का अभी 1-1 है, जो कि पीवी सिंधु ने आज रजत लिया, और कांस्य में आप जानते हैं कि मिला था कांस्य, तो 2 हो गए हैं और आगे भी उम्मीद है कि मिलेंगे पदक। तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। और 8 अगस्त तक है अभी। 23 जुलाई से शुरू हुआ था टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक 2020 कहते हैं, और 8 अगस्त तक ये चलेगा और भी पदक आएंगे। तो इन सब चीजों की चर्चा किए। तो आप लोगों का ऐड करने की हमारी इच्छा होती है। आप लोग अपने बारे में कुछ बताना चाहें, सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बताना चाहें, या अपनी कोई खबर देना चाहें, यहाँ पर कुछ बताना चाहें, तो यहाँ पर आमंत्रित हैं आप। तो हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि पर चर्चा की। आज पुण्यतिथि है बाल गंगाधर तिलक जी की, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस तरह की बातें जो है जानना चाहिए। लाल बाल पाल जो थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल पाल की जोड़ी रही है। देवकी नंदन खत्री जी के बारे में भी बताया गया कि 1 अगस्त जो है पुण्यतिथि देवकी नंदन खत्री जी का, और उन्होंने चंद्रकांता संतति वगैरह लिखे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती 1 अगस्त। तो हिंदी को लेकर पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने काफी काम किया था। और पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है, कांस्य पदक जीत लिया है। हम लोगों ने अली सरदार जाफरी जी की पुण्यतिथि पर भी चर्चा की। उर्दू भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी। तो इन सब चीजों के साथ साथ नीरज चंद्र चौधरी जो बांग्ला और अंग्रेजी के लेखक रहे हैं, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड बहुत ही फेमस इनकी किताब रही है। इन सब चीजों की चर्चा हम लोगों ने किया है, और जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है आप लोगों को। आपकी जागरूकता है कि आप जुड़ें और देश को बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। इस तरह की बातें जो हैं वो हम लोग लगातार गुरुवार को, शनिवार को और रविवार को करते हैं। आप सब जुड़े हुए हैं, आपका रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, हम ऐड कर रहे हैं ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को, और एडिंग चल रहा है। कनेक्शन होते ही उनसे बातचीत होगी। तो आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव ये कंटिन्यू 15 अगस्त तक चलेगा। 14 अगस्त को वेबिनार है। तो ये आप समझिए कि थर्सडे, सैटरडे और संडे 8 बजे, ये 15 अगस्त तक का भी फाइनलाइज किया गया है। 14 अगस्त को वेबिनार है, तो 14 अगस्त शनिवार है, उस दिन भी फेसबुक लाइव पे चर्चा हम लोग वेबिनार की करेंगे। और संडे को भी स्वतंत्रता दिवस है, तो उस दिन भी वेबिनार, क्योंकि वेबिनार बहुत बड़ा होने जा रहा है और काफी लोग जुड़ेंगे, और ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अकेले अकेले जुड़ने के का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो आप लोगों का मेरे पास आएगा, तो हम आपको ऐड करेंगे। अभी आप लोगों से वीडियो संवाद जो है वो शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो ये बातें करनी थी। और बाकी हल्की फुल्की बातें ये है कि कोरोना का थोड़ा सा असर कम हुआ है, इसीलिए लोगों के चेहरे पे अब थोड़ी खुशियां आ रही हैं। हो सकता है कि कोरोना सदा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन खत्म उस तरह से नहीं होगा, हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी।
जहाँ भी जा रहे हैं बाहर, तो सावधानी के साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और असावधानी होने पर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए। तो इस वक्त तो बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में वैसे भी बीमारियां हो जाती हैं, तो उसमें भी साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और बरसाती बीमारियां जो है वो उसकी चपेट में ना आ जाए। फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, तो फोड़ा फुंसी से बचने के लिए भी हमें अपने शरीर को तैयार रखना चाहिए। तो हाँ, जय हिंद सर। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जय हिंद। सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी पटना जी, आप दिख रहे हैं? आवाज वंदे आ मातरम। रही है? वंदे मातरम जी। बताएं आज की क्या दिनचर्या वंदे रही, क्या मातरम। कहना चाहेंगे आरजे से? आज की दिनचर्या अच्छी रही। सुबह से लेकर शाम तक सकारात्मकता बनने के लिए हमारे युवा टोली के सदस्यों ने अपना मुहिम जारी रखा। वो खुद सभी सकारात्मक रहे। कोई घटना ऐसी नहीं घटी जिसमें कि उनको विरोध का सामना करना पड़े। वे सभी मित्रवत रहे, एक दूसरे के गुणों पर ही ध्यान दिया और अवगुणों से वो कोई सरोकार नहीं रखे। इसका नतीजा ये हुआ कि जो नकारात्मक लोग उनको तबाह करते थे वो नहीं कर पाए। जय हिंद। अब बताइए, वेबिनार की क्या तैयारी है? पटना केंद्र द्वारा क्या तैयारी कर रहे हैं? और राष्ट्रीय सम्मान के जो भेंटकर्ता हैं उन लोगों से वीडियो आमंत्रित किया गया है, ऑडियो वीडियो, आपने देखा होगा, ताकि वो हाँ, लोग अपने मैंने परिवार की चर्चा। अपने जो भी लोग हमारे सेंटर से भेंटकर्ता बने हैं उनको रिक्वेस्ट कर दिया है कि वो अपना वीडियो भेजें। जी जी अभी तक कोई वीडियो मेरे पास आया नहीं है, जी ना ऑडियो आया है। जी जी। तो इसका लास्ट डेट रख दिया जाए क्या? 5 अगस्त रख दिया जाए, 5-6 अगस्त तक लोग भेजें। हाँ रख हाँ, रख दिया जाए तो लोगों को थोड़ा। क्या डेट रखा जाए? 10 रख दीजिए, 5 दिन भी तो काफी टाइम अच्छा, है। 10 10 रखा जाए, ठीक है। ठीक है, आपने कह दिया तो उस पर विचार किया जाएगा। 10 तारीख तक लोग जो है वो, तो ऐसा ना करें कि क्योंकि 10 सारा चीज फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को मंच देना है ना, हाँ जो लोग पॉजिटिव स्पीकर बनाना है, हाँ उन लोगों को पॉजिटिव हाँ स्पीकर, जो लोग वीडियो भेजेंगे हाँ, जितने नए उनको लोग आएंगे उतने ही अच्छा होगा। हम्म। जितने नए नए लोग स्पीकर बनेंगे वेबिनार में, वही आगे जाकर सकारात्मकता के कीर्ति स्तंभ बनेंगे, जिनका हम नाम लेकर अपने भाई बहनों को प्रेरित कर सकेंगे। हम्म। जी जी। मौसम कैसा है पटना का? गर्म है और बादल भी है आसमान में। बारिश नहीं हो रही है अब? काफी बारिश हो गई। बारिश बारिश बहुत कम, कभी कभी हुई फिर बंद हो अच्छा, गई। कोरोना की रुक क्या रुक कर। स्थिति है? कोरोना की क्या स्थिति है? कोरोना की स्थिति अभी कंट्रोल है, हॉस्पिटल रिपोर्ट के हिसाब से, पेशेंट के हम्म आउटकम इनकमिंग के हिसाब से कम है, लेकिन अच्छा। लापरवाही कम नहीं है। ये हम्म। लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। उसका तो कोई हम्म उपाय कोई भी कानून नहीं कर सकता है, न हम्म प्रचार कर सकता है, वो तो स्वयं करना होता है। हम्म प्रोटेक्शन एसेंशियल है। उसके बाद अपनी सकारात्मक ऊर्जा को, कि कैन नॉट लेट एनीवन बी फॉल इन attack and don't I myself will fall in attack by any way। हम्म। ये अच्छा। कंफर्म करना पड़ेगा।
हाँ ओम प्रकाश जी, ये संभवतः इस तरह की घोषणा होगी कि हम लोग 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, तो 75 कार्यक्रम जो है विशेष करेंगे आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक। एक साल अच्छा, बहुत 15 अच्छा। अगस्त से शुरू होगा, 15 अगस्त से और शुरू एक होगा, साल तक। 15 अगस्त 2022 तक 75 कार्यक्रम। हाँ, बहुत और अच्छा। कोशिश ये होगी कि आरजेएस के 75 अवार्ड भी हों, 75वीं वर्षगांठ और 75 आरजेएस के सम्मान। प्रतिदिन 4-5 मैक्सिमम 75वां ये होएगा, कोई स्वतंत्रता, 4 कोई। कोशिश ये रहेगी। हाँ, तो चलिए, अब समय ठीक है। भी संपन्न होने वाला है और हम आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत हो गई। अब ग्रुप में थोड़ी देर में इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा और सारे ग्रुपों में भेज दिया जाएगा, और फिर ये जो फोटोग्राफ्स बन जाते हैं इसके द्वारा भी हम लोग जो है सकारात्मक भारत आंदोलन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। तो ये थे ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं और आरजेएस सूचना केंद्र पटना के प्रभारी हैं, पटना बिहार। तो अब समय संपन्न होने वाला है। मुख्य बात यही है कि हम लोग जो हैं वो सकारात्मकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं, थे और रहेंगे। ये चरैवेति का स्लोगन जो है वो लागू होता है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आप सकारात्मकता की बात अपने माहौल में करते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक भारत होते देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी हम सभी की है। अभी आशीष पांडे जी जुड़े हुए हैं। आशीष पांडे जी, अगर आप भेजें तो आपसे भी बातचीत हो जाए। कल आपसे बातचीत हुई थी, आप रिक्वेस्ट भेजें, यहां पर ऐड कर लेंगे, 2 मिनट आपसे बातचीत हो जाए। मध्य प्रदेश से आशीष पांडे जी जुड़े हुए हैं, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता, तो आपसे बातचीत हो जाएगी। नहीं तो फिर फेसबुक लाइव को यहाँ पे संपन्न किया जाएगा। तो इस तरह से जो है चरैवेति, इसका कोई मंजिल नहीं है। सकारात्मक भारत आंदोलन का अगर कोई सोचे कि इसकी कोई मंजिल है, तो मंजिल तो उस चीज की होती है, उसके बाद वो स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन ये चरैवेति है, ये चलते रहो, ये देश में चलता रहेगा। इस पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी इसको चलाएगी। इसके लिए सकारात्मक भारत भवन की कल्पना की गई है, और वहां से वो सारी चीजें परमानेंटली चलेंगी। देश को सकारात्मक बनाने का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। एक पीढ़ी खत्म होगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, क्योंकि नई पीढ़ी तो तैयार होती है। हर 10 साल में, एक दशक में नई पीढ़ी जो है वो तैयार हो जाती है। उन तक भी ये चीजें पहुंचाई जाए। और 8:59 हो चुके हैं। कुल मिलाकर यही है कि राष्ट्रीय वेबिनार में शामिल होने के लिए सभी तैयार रहें। 14 अगस्त को 11 बजे से रंगारंग कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम, गीत गायन संगीत के साथ जो है शुरुआत होगी उससे। उसके बाद वेलकम एड्रेस होगा। बीच में क्विज का कार्यक्रम किया जाएगा, जो खास करके बच्चों के लिए है। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो महापुरुष हैं वो लिस्ट जारी कर दी गई है, उसके बारे में सोचते रहें, जवाब उसमें ही होगा। एक क्लू आपको देते हैं, इसी तरह का जवाब होगा जो राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है। उन्हीं के इर्द गिर्द जो पूरे देश भर से घोषित हैं और घोषित भी हो रहे हैं। हाँ, लगभग 10 नए अवार्ड जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे घोषित किए जाएंगे। 10 नए अवार्ड जो घोषित, जिनके अभी डिजाइन वगैरह प्रारूप जो है वो बन रहे हैं। तो अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का, जो लोग अपने परिवार को, एक तरह से कर्ज होता है, जो आदमी नहीं है लेकिन उन्होंने आपके लिए जो कुछ भी किया है, तो उनकी एक यादगार बनाने के लिए, उनके अमर करने के लिए आरजेएस ने एक प्लेटफॉर्म दिया है देश को। उस प्लेटफॉर्म का उपयोग अगर कोई करते हैं तो वेल एंड गुड। इसके द्वारा उनकी चर्चा जो है लगातार होती रहती है, खबरों में भी बने रहते हैं। ऐसे हमारे पूर्वज और महापुरुषों की चर्चा होती है। तो यही है सकारात्मक भारत आंदोलन।
और 14 अगस्त को उसकी एक वानगी आपको दिखाई जाएगी। पॉजिटिव स्पीकर के रूप में कुछ लोग आएंगे आपके सामने, आप अपने विचारों से अवगत कराएंगे और वो भी राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता आएंगे जो नया अवार्ड घोषित कर रहे हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। वो भी अपने पूर्वजों के बारे में और महापुरुषों के बारे में बताएंगे और स्वयं अपने बारे में बताएंगे। तो इस तरह से 8 बज चुके हैं। अब आज अनुमति दीजिए, अब अगले गुरुवार को फेसबुक लाइव में शाम 8 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।